Back to my YouTube channel Study O'Clock. And so we're going to continue with the geography chapter land forms that we were doing. So in the previous video we have covered till role of man in changing the land surface, right? So we were basically studying the factors and the agents, right? And we have covered it till role of man, and now we are going to start with the next agent, the next factor, that is the work of the river as an agent of erosion and disposition, right? सो आपको याद होगा कि हम इरोजन डिस्पोजिशन के प्रोसेसेस को समझ रहे थे, देन उसके फैक्टर्स क्या हैं वो हमने अलग अलग करे. अब हम उसी का ही नेक्स्ट फैक्टर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट रिवर. रिवर का क्या रोल है. नाउ इन द व्यू ऑफ चेंज इन द वाटर सप्लाई इन स्लोप ऑफ लैंड अलॉन्ग द पाथ ऑफ रिवर, द रिवर कोर्स इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, राइट. सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, राइट. 3 स्टेजेस क्या हैं? अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स. व्हाट आर द 3 स्टेजेस? अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स. अपर कोर्स क्या है? माउंटेन स्टेज है. मिडल कोर्स क्या है? प्लेन स्टेज है. एंड लोअर कोर्स क्या है? डेल्टा स्टेज है. सो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं. 3 स्टेजेस क्या हैं? अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स. अपर कोर्स क्या है? माउंटेन स्टेज है. मिडल कोर्स कौन सी है? प्लेन स्टेज है. एंड लोअर कोर्स क्या है? डेल्टा स्टेज है. जितनी क्लैरिटी आप एसएसटी के आइडियाज़ में डेवलप करोगे उतनी क्लियरली आपको याद होगा. अगर आप सब मिक्स कर दोगे, ऐसे ऐसे याद करोगे कि अपर, मिडल, लोअर, माउंटेन, प्लेन, डेल्टा, ऐसे नहीं याद होगा. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. अगर आपको अपने माइंड को आप क्लैरिटी दोगे तभी तो वो क्लैरिटी से एब्जॉर्ब करेगा. सो सिंपल 3 स्टेजेस है. टेल मी, अपर, मिडल, लोअर. अपर कौन सी है? माउंटेन है. मिडल कौन सा है? प्लेन है. लोअर कौन सा है? डेल्टा स्टेज है. So the more you develop clarity in your concepts, the more you understand the theory better, the more only you will be able to perform better. ठीक है. SST में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके क्लियर हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है. ठीक है. आप क्या करेंगे, हम इस टॉपिक के अंदर हम तीनों कोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, राइट. एक्सप्लेन करने से पहले अंडरस्टैंड करना होगा. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपर कोर्स से, जो है माउंटेन स्टेज. नाउ इन दिस स्टेज आपने माउंटेन्स देखे होंगे, यू माइट हैव विजिटेड द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग. नाउ यू ऑल नो हाउ माउंटेन रेंजेस में जो लैंड होता है दैट इज़ नॉट प्लेन, इट इज़ अ स्लोप दैट यू सी, राइट. लैंड ऐसे नीचे जाता है, देयर इज़ अ स्लोप, इट इज़ स्टीप लैंड. तो ऑब्वियसली अगर जो उसके बीच में रिवर्स वगैरह पास होती है, दैट ऑल्सो रशेज डाउन विद ग्रेट स्पीड. Consequently, the river not only erodes its sides and bed but also carries stones and fragments of rocks with it. So since जो land है mountain का, that is a slope. अब slope होगा तो ऊपर से ऐसे पानी गिरेगा तो प्रेशर से गिरेगा, राइट. उसमें क्या होता है, जो भी साइड्स होती हैं, जो बेड होता है माउंटेन का, वो तो साथ में कैरी अवे होता ही है. उसके साथ साथ जो कुछ स्टोन्स है, रॉक्स है, वो भी उसके साथ कैरी हो जाता है. इन दिस वे रिवर इज़ busy in its upper course in erosion and transportation. So इससे क्या हो रहा है? इरोजन हो रही है क्योंकि हमारे रॉक स्टोन्स कैरी अवे हो रहे हैं. एंड सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इधर की रॉक्स उधर पहुंच रही हैं, राइट. तो इस वे में रिवर से इरोजन भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी रिवर कर रहा है. अब क्योंकि साइड्स इरोड हो रही हैं और जो उसका बेड है वो भी इरोड हो रहा है, तो इट बेसिकली डेवलप गॉर्जेस वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स एट्सेट्रा. तो सिंस जो हमारा रिवर है वो प्रेशर से आ रहा है एंड चीज़ों को कैरी अवे कर रहा है, तो ऑब्वियसली उन जगह पे अलग अलग चीज़ें हो सकता है, गॉर्जेस डेवलप हो सकती हैं, या वी शेप वैलीज बन गई, पाथ बन गया जैसे ये है, राइट. तो ऐसी वैलीज बन गई, पाथ बन गया, और मे बी कई जगह पे वाटरफॉल बन गया क्योंकि वहाँ से पानी ऐसे प्रेशर से आ रहा है. सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स गेट डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट. ये उसका आउटकम है. नाउ व्हेन द रिवर फ्लोज थ्रू एन एरिया मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स, इट मेक्स अ नैरो वैली विद स्टीप वॉल्स, राइट. क्योंकि कुछ जो हार्ड रॉक्स हैं वो हमारी नहीं हिलेंगी इतनी ईजिली, बट जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो कैरी अवे हो जाएंगी रिवर से, तो उसकी वजह से पतली पतली वैलीज बन जाती हैं. सच अ नैरो वैली विद स्टीप वॉल्स इज कॉल्ड अ गॉर्ज. मैंने यहाँ पे बताया कि गॉर्ज
गॉर्जियस बन जाती हैं। आपको उस टाइम पे दिमाग में आ जाना चाहिए कि गॉर्जियस एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये सर्टेनली हमें किससे पता लगता है, दैट इज़ व्हाट नैरो वैली विथ स्टीप वॉल्स। नैरो वैली है यहाँ पे और स्टीप वॉल्स है। स्टीप वॉल्स कैसे हो गए, माउंटेन्स वाली जो हमारी स्टीप वॉल्स है, दैट इज़ अ गॉर्ज। हर एक लाइन को समझना इज़ आर मोटिव वाइल वी स्टडी SST। एंड दस जब ये लाइन मैं पढ़ रही हूँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए गॉर्जियस का क्या मतलब है। अगर एक भी वर्ड, एक भी लाइन में एक भी वर्ड आपको नहीं समझ आएगा, आप वहीं पे अपने ब्रेन को चांस दे रहे हो फॉरगेट करने का लाइन को ईजीली। सो आपको सब कुछ समझते जाना है एंड थिंग्स विल बी वेरी ईजी फॉर यू, राइट। सो अपर कोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया। यहाँ हमारे माउंटेन है। माउंटेन्स क्या है, स्टीप है। पानी आ रहा है, अपने साथ साथ भाव में क्या लेके आ रहा है, प्रेशर से स्टोन्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स वगैरह, उसकी वजह से वाटरफॉल, गॉर्जेस, वैलीज ये सब डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ही हम 2 और पॉइंटर्स देखेंगे, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, समटाइम्स a river flows through an area of soft rocks and heavy rainfall. In such a case, the sides of river are easily eroded, thereby making sufficiently widened valleys, right? तो मैंने आपको बताया वैलीज बन जाती है। सच वैलीज आर कॉल्ड वी शेप्ड वैलीज, क्योंकि वो वी शेप में होती हैं। कुछ जगहों पे रिवर्स से वाटरफॉल्स बन जाते हैं, विच इज़ इन मॉडर्न टाइम्स आर हार्नेस्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू नो अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट, हाइड्रो पावर। वाटरफॉल से जो पानी फॉल होता है उसकी पावर को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी आजकल जनरेट करते हैं, राइट। वो इस वाटरफॉल से ही होते हैं। वाटरफॉल बन कैसे रहे हैं, नाउ वी नो, राइट। वाटरफॉल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वाटरफॉल इज़ अ सडन डिसेंट ऑफ रिवर ऑफ वाटर ओवर अ बिग वर्टिकल स्टेप फॉर्म्ड इन अ रिवर बेड, राइट। तो वाटरफॉल में क्या होता है, जब वाटर है वो फॉल कर रहा है, यानी कि वाटर फॉल कर रहा है विद प्रेशर, इट इज़ अ सडन थिंग, राइट, एकदम से हो रहा है। सो इट इज़ अ सडन डिसेंट, नीचे आ रहा है पानी, ओवर अ बिग वर्टिकल स्टेप फॉर्म्ड इन अ रिवर बेड, राइट। जैसे नाइगारा फॉल्स है नॉर्थ अमेरिका में, विक्टोरिया फॉल्स है इन अफ्रीका, दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स दैट यू कैन ऑल्सो मैंशन। एंड बट द हाइएस्ट वाटरफॉल इज, हाइएस्ट कौन सा है, एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला, विच इज़ अबाउट 980 meters हाई। यू कैन इमेजिन हाउ हाई इट इज़, राइट, हाइएस्ट, ठीक है। समझ आ गया ये पॉइंट, वैलीज समझा, वाटरफॉल क्या है वो समझा, देन वी सॉ सम एग्जाम्पल्स, डन। सेकेंड पॉइंट क्या है, समटाइम्स द बेड ऑफ अ रिवर इज बोथ स्लोपिंग एंड रॉकिंग with many up and down curves. Here the river jumps over and falls downward continuously, thereby making many rapids. The current of the river water cannot easily cut down the hard valley bottom, otherwise rapids would have been converted into waterfalls. तो कई बार क्या होता है, जो रिवर है वो आ रही है ऊपर से स्लोप के थ्रू आ रहा है, बट वो जो स्लोप है यू नो इट इज़ वेरी रॉकी या बहुत ज़्यादा स्लोपिंग है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसमें, और हो सकता है हार्ड रॉक्स हैं जिसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है वो उन हार्ड रॉक्स को अपने साथ नहीं लेके जा पा रहा। तो इस केस में क्या है, कहीं कहीं जगहों से वाटर पास हो रहा है, कुछ कुछ जगहों से रिवर जंप ओवर एंड फॉल्स डाउनवर्ड कॉन्टिन्यूसली। तो रॉक से जंप होके ऊपर से या साइड से नीचे पानी जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रैपिड्स, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हार्ड वैली बॉटम होता है उस केस में हार्ड रॉक्स वगैरह और ईजिली मूव नहीं होते हैं, तो इसलिए वो रैपिड है। और अगर स्मूथली पानी नीचे जा पा रहा है ढाँ से, सडन से, एक प्रेशर से, देन वो वाटरफॉल बन जाती है, वरना वो रैपिड्स कहलाते हैं, ठीक है। वाटरफॉल में क्या होता है, जो टॉप होता है वो रॉकी होता है और जो अंडर लेयर्स होती हैं वो सॉफ्ट होती है, विच द रिवर कैन ईजिली कट। बट इन केस ऑफ रैपिड्स बोथ टॉप एंड वैली बॉटम दे बोथ आर रॉकी। मैंने आपको बताया हार्ड है, रॉकी है, इसलिए रैपिड्स कैन नॉट गेन हाइट और डेप्थ, राइट। देर इज़ नो वन डीप फॉल, डीप स्टीप नहीं होता है एज इन केस ऑफ वाटरफॉल। तो ये हमने डिफरेंस समझ लिया दोनों में। वाटर इन अ रैपिड जम्प्स ओवर एंड फॉल्स डाउनवर्ड्स, मैंने बताया ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन से पानी जाता है रैपिड्स में, राइट। अ सीरीज ऑफ रैपिड्स बिग और स्मॉल आर कॉल्ड कैस्केड्स। अनदर टर्म यहाँ पे हम देख रहे हैं, रैपिड्स की सीरीज है तो उसको बोलते हैं कैस्केड्स।
Naturally, in this stage, river is not at all useful for navigational purposes. The main work of the river during the upper stage is nothing but erosion and transportation. यही तो चीज़ है जो हम रोल है जो हम पढ़ रहे हैं रिवर का. सिंपल इनफ. समझ में आया कि हमने इस सेकंड पॉइंट में क्या समझा. हमने सेकंड पॉइंट में ये समझा है कि रैपिड्स क्या होते हैं और रैपिड और वाटरफॉल में क्या डिफरेंस होता है, राइट, एंड कैस्केड्स क्या होते हैं. क्लियर. सो ये सब था हमारा अपर कोर्स और माउंटेन स्टेज के बारे में. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड रिवाइज दिस पार्ट इफ़ यू वांट, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है एक एक लाइन. You can revise this, you can learn this part first and then you can move on to the second part. ठीक है. Now the next one is middle course or the plain stage. Middle course की हम बात करें, अब हम plain, पहले हम mountain की बात कर रहे थे, अब हम plain stage की बात करते हैं. ये stage steep नहीं है, right? It becomes quite gradual, so the river slows down and becomes fit both for navigation और irrigation. यहाँ पे river का क्या function हो रहा है? Navigation और irrigation. Mountain stage में क्या function था? Erosion and transportation. यहाँ पे function हो रहा है navigation and irrigation. Now the river, when it overflows its banks, deposits the alluvial sediments which it brings from the mountains on both the sides. तो जो वो sediments आ रहे हैं, ऊपर से चीज़ें आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगी ना, तो that basically settles up on both the sides. Thus are formed the flood plains. Plains develop हो जाते हैं इससे, which are often level and they're very fertile. वाटर के आसपास, क्योंकि वहाँ वाटर है, राइट, तो सॉइल भी है, प्लेन भी है, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं. When the course of a river lies in the flat plain, irregularities of the ground force the river to swing from side to side, thereby making big loops. Such loops formed by the river in the flat plain are called meanders. नई टर्म हम समझ रहे हैं, meanders. meanders क्या है? जब जो रिवर का कोर्स है फ्लैट प्लेन में है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड सर्विस है, इरेगुलरिटीज़ है, राइट, जिसकी वजह से जो रिवर है वो स्विंग कर जाती है फ्रॉम साइड टू साइड, उससे बड़े बड़े लूप्स बन जाते हैं. उन लूप्स को हम कह रहे हैं meanders. Now as the river assumes a useful posture during this stage, many towns grow up near its banks. मैंने आपको बताया क्यों बैंक्स में डेवलप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है. फर्टाइल लैंड से हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे. एग्रीकल्चर से क्या होगा? फूड प्रोड्यूस होगा, अपने लिए भी, सब्सटेनेंस के लिए भी, एंड फॉर द सेल पर्पस एज वेल, अगर एक्स्ट्रा रहता है तो, राइट. तो ये है हमारा मिडिल कोर्स या प्लेन स्टेज. सिंपल इनफ. ठीक है. माउंटेन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी दो तो सिंपल ही है. देन नेक्स्ट है लोअर कोर्स. लोअर कोर्स हमारी डेल्टा स्टेज है. ये लास्ट स्टेज है रिवर फॉर्मेशन का बिफोर इट मर्जेस इनटू द सी. नाउ इट्स स्पीड स्लोज डाउन. नीचे आ गया है, पानी स्लो चल रहा है. पहले बहुत फास्ट और प्रेशर से शुरू हुआ है, बट अब स्लो डाउन हो चुका है. इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. ऑब्वियसली स्लो है, अगर प्रेशर से है तो ऑब्वियसली रॉक सेडिमेंट्स इजीली कैरी भी हो जाते हैं, बट अगर स्लो है तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कैरी द सेडिमेंट्स that it had brought with it. So disposition process begins with a rapid speed. Now the level of its bed rises and the river gets divided into many channels called distributaries before it falls into the sea. So एक river अलग अलग channels में divide हो जाता है, जिसको बोलते हैं distributaries, and finally then it falls into the sea. Thus are formed deltas of river which contains deposits of alluvium or soil and hence they are very fertile. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सिंपल है ना. सो हम यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं. ये हमें दिखा रहा है कोर्स ऑफ रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ एट द सी. तो यहाँ पे रिवर शुरू कहाँ से हो रही है? शुरू हो रही है हमारे माउंटेन्स से, एंड ख़त्म कहाँ पे हो रही है? सी में. तो ये जो जर्नी है माउंटेन से ले के सी तक की, इसको हमने समझा है. किस पे में समझा है? अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स. अपर कोर्स, river is still small, quite shallow, its bed is full of boulders, it has great cutting power because it's coming with pressure. Middle course में river is fuller, it flows more smoothly down to the valley, right? Valley, and then it winds among the hills, cutting away the banks on the outside of plains. Then lower course में आके the river becomes more wider and sluggish. It makes huge curves called meanders, right? And the river spreads out and deposits the sediments
That land is very fertile, and as it enters the sea, it makes a fan shaped delta. Right? Clear? देखो पानी माउंटेन से ऐसे 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 करके आ रहा है, मुश्किल से आ रहा है, राइट? देन एकदम से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, अपने साथ कैरी अवे करने लग जाएगा चीज़ें, एंड देन इट इज़ गोइंग टू रश इन टू द सी. आई होप ये प्रोसेस सबको समझ आ गया. मैंने विजुअली भी बता दिया है, लाइन टू लाइन भी बता दिया है, स्टेजेस में भी बता दिया. आई डोंट थिंक सो अब इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रिवाइज दिस टॉपिक फर्स्ट एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट्स कम्प्लीटली योर विश. हाउ इज़ योर लर्निंग पैटर्न, राइट? मैं तो हमेशा लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट मी, आई हैव ऑलवेज वेंट टॉपिक वाइज एंड देन टॉपिक वाइज में जो भी सब हेड्स बनते हैं देन आई यूज टू लर्न इट पॉइंटर वाइज और सब हेड वाइज as you feel comfortable, right? तो अपना एक learning method बनाओ, find out which learning method does your brain works best on, right? अब हम compare करने वाले हैं mountain glaciers and continental glaciers को. Sometimes glaciers are divided into two kinds, mountain glaciers और continental glaciers. Mountain glaciers क्या है? Obviously कहाँ से आ रहे हैं? Mountain top से आ रहे हैं along the valleys. एंड दे मूव कैसे कर रहे हैं? दे मूव स्लोली एज देयर मूवमेंट इज़ रिटार्डेड. माउंटेन ऊबड़ खाबड़ होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वैली फ्लोर होता है, तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट है दैट इज़ कम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउंटेन टॉप अलॉन्ग द वैलीज, मूवमेंट इज स्लो, राइट? देन दे मेल्ट अवे अलॉन्ग द रेजेस एंड दस गिव बर्थ टू रिवर्स. उससे बन रहे रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, राइट? दे ऑल्सो रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ द माउंटेन ग्लेशियर्स. अल्टीमेटली ओरिजिन जो है रिवर का दैट इज ग्लेशियर्स, राइट? पानी शुरू कहाँ से हो रहा है? ग्लेशियर से हो रहा है. तो जो मूवमेंट है माउंटेन ग्लेशियर्स की दैट ऑल्सो इरोड्स अ वी शेप्ड वैली इनटू अ यू शेप्ड वैली. तो जो पहले हमने वी शेप वैली पढ़ी वो ग्लेशियर्स से होते हुए यू शेप वैली बन गई, राइट? ये समझा हमने माउंटेन ग्लेशियर्स को. आप देखते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स को. अब दोनों को में आप डिफरेंस समझना, उससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा. एक का या तो याद कर लो, उसका ऑपोजिट या उसका डिफरेंस अपने आप फ्रेम कर पाओगे, ठीक है? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या है? बिगर है साइज में और मूवमेंट यहाँ पे स्लोअर है. दैट आर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. They occupy large areas exceeding thousands of square kilometers. They are thick ice sheets covering the entire land surface and they generally occur in polar regions. Right? तो ये हमने पढ़ लिया two types of glaciers. Any doubt to anyone anywhere in this? No doubts? If you have any doubts, you can ask me in the comment section and I'll definitely answer them. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड फॉर्म्स एंड डिज़ास्टर्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट फ्लड एंड डस्ट स्टॉर्म्स. ठीक है, नाउ लैंड फॉर्म्स की बात करें तो जो अर्थ का सरफेस है दैट इज़ नीदर इवन नॉट रेगुलर. It gives rise to several landforms जैसे mountain, plateaus, plains, right? So we'll study mountain, plateaus and plains. ठीक है? First one is mountain. Mountain क्या है? Mountain is a high landmass with sharply sloping surfaces. अब हमने ऊपर भी mountains के काफ़ी pointers को समझ लिया, तो ये समझना आपके लिए easy होगा. It is a high landmass and it has sloping surfaces. सबको पता ही है, इसमें तो कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं. It is considerably higher than the surrounding areas. ये तो हमें पता ही है. You can learn these pointers. High landmass 1, second sloping surface, third higher, right? There is seldom a single mountain. They usually occur in chains or ranges. So another feature क्या है mountains का? चेंज और रेंजेस में होता है, एक्सटेंडिंग ओवर लॉट ऑफ किलोमीटर्स, राइट? एग्जाम्पल्स कर रहे हैं अब हम. एग्जाम्पल क्या है? पमीर एंड हिमालयन रेंजेस इन एशिया, एल्पाइन माउंटेन रेंजेस इन यूरोप एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज इन साउथ अमेरिका. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. अनदर फीचर इज माउंटेन्स डिफर्स इन शेप्स एंड हाइट्स. यू ऑल नो इट वेरी वेल. सबको ये चीज़ें पता है.
बस इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, क्या वर्ड यूज़ करना है, दैट यू हैव टू लर्न, राइट. Young mountains, Himalayas, they are very high. They have mountain peaks, and Alps, Andes, Rockies. They are also young mountains. Old mountains जैसे Aravalli, Appalachian, these are low in height. They have rounded tops. This is because of erosion by wind and water for thousands of years. There are basically three types of mountains: fold mountains, block mountains, and volcanic mountains. फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, वो माउंटेन्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं इंटरनल मूवमेंट से अर्थ में. सो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, दे आर अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स इन द अर्थ. हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थ्री टाइप्स. द फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड इज ब्लॉक माउंटेन्स, एंड थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन्स. द फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन्स. दीज आर क्रिएटेड ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट्स इन द अर्थ. जैसे कूलिंग है, कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है जो मोल्टन मैग्मा की, उससे बन रहे हैं. क्रस्ट एट सेवरल प्लेसेस बिकम्स इरोडेड एंड फोल्ड्स आर मेड. नाउ द एलिवेटेड पार्ट्स बिकम माउंटेन्स, दैट इज द फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, एंड द इंटरवीनिंग डिप्रेशंस बिकम्स वैलीज. इसके एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम. एग्जाम्पल्स आप खुद देख सकते हो, उसमें तो कुछ चेंज नहीं है, ना कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. देन समझ आ गया फोल्ड माउंटेन्स क्या है. दे आर क्रिएटेड ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट्स इन द अर्थ. और ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, दे आर लार्ज मासेस ऑफ लैंड ब्रोकन डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. देन वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स. एंड वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी. जो बेसिक डिफरेंस है तीनों में, दैट इज द डिफरेंस ऑफ फॉर्मेशन. फोल्ड माउंटेन इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से बन रहे हैं. ब्लॉक माउंटेन्स किस वजह से बन रहे हैं, when large land masses of land are broken and displaced vertically. और volcanic mountains किससे बन रहे हैं, volcanic activity से. so basically जो formation के जो factors है ना वो अलग है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है. और बाकी हमने example पढ़ा है, ठीक है. अब life in the mountain regions, because of hard and rocky terrain, it is very hard, right? Life in the mountain is not so easy. छोटी छोटी चीज़ों के लिए you have to travel long, and then there is rocky terrain. You cannot walk as easily as you walk on plains, right? Then हमने रोड्स बनानी है या रेलवे बनानी है, लाइंस बनानी है, तो ये सब बहुत मुश्किल होता है बनाना माउंटेन में, बिकॉज आपको पहले खोदना पड़ेगा, देन आपको माउंटेन को कट करना पड़ेगा, एंड देन यू क्रिएट इट. प्लस लैंडस्लाइड्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है माउंटेन्स में. दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न. मोरओवर क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वेरी हार्श, ड्राई होता है, एंड वेरी फ्यू पीपल रिजाइड इन माउंटेन रेंजेस. मोस्टली पीपल गो फॉर vacation purposes. There are less people as compared to the plains that reside in mountain ranges, but obviously जो रहते हैं उनको वो best लगता है, and because the life is slower as compared to the hush and the rush of the cities we live in, right? So ये हो गया mountains के बारे में. Then next हम पढ़ रहे हैं plateaus. Plateaus क्या है? A plateau is a broad and more or less level stretch of upland that rises sharply above the neighboring lowland. It is called a tableland. तो जो surface होता है plateau का, that is not always smooth. Generally rugged होता है, rocky होता है. Example, Deccan Plateau, right? The Tibet Plateau, that is the highest in the world. It is therefore called roof of the world. किसको कहते हैं roof of the world? Tibet Plateau. There are large plateaus in Africa, Australia, Asia, North America, South America, and the plateau land is generally rich in mineral deposits, right? Like mountain regions, mein life in the plateaus is also very hard. Land is not smooth, right? So it hinders the laying of roads, railways, and canals. At these areas are also not much populated. यहाँ पे कम लोग रहते हैं. बट प्लेट्यू क्या है, ब्रॉड एंड मोर और लेस लेवल स्ट्रेच ऑफ अपलैंड है. बट अपलैंड का जो स्ट्रेच है दैट इज बड़ा, राइट? दिस इज प्लेट्यू, ठीक है. एंड रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? तिब्बत प्लेट्यू को कहते हैं. क्लियर? देन हम जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज प्लेन्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लेन्स, राइट? प्लेन्स क्या है? माउंटेन रेंजेस स्लोप्स हैं, राइट? प्लेट्यू क्या है? अपलैंड है, राइट? प्लेन्स क्या है? दिस इज रिलेटिवली फ्लैट एंड लो लाइंग वास्ट एक्सपेंस ऑफ लैंड, राइट?
सबको पता है प्लेन्स में ही plains में most of the people live, so we all know what are plains. While some plains are extremely level, others may be rolling or undulating. Now most of these plains are formed by किससे? Rivers, tributaries, right? ऊपर हमने पढ़ा ही है कैसे बनते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म बाय डिपॉजिट्स ओनली, राइट. रिवर गंगा है और उसके बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं. चाइना की बात करें तो वैंग हू प्लेन इन चाइना, देन इजिप्ट में नाइल वैली प्लेन इज़ ऑल फॉर्म बाय रिवर्स, ठीक है. नाउ सबसे ज़्यादा सूटेबल फॉर ह्यूमन habitation are these plains. Plains are formed by river deposits. They are very fertile, and fertile है तो obviously it's life is, you can live there easily. That is why they are very thickly populated, ठीक है. सो हमने तीनों का अच्छे से पढ़ लिया. माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स. सिंपल इनफ, कोई डाउट नहीं है ना, किसी को समझ आ गया? If you have doubts, you can write me in the comment section and I'll definitely answer it. I am trying to explain it in the bestest way I can and I hope सबको समझ आ रहा है. अगर समझ भी आ रहा है तो you can write in the comment section and I'll feel good and motivated to make more such videos for you all. And अगर नहीं समझ आ रहा है तो you can ask your doubt definitely, ठीक है. तो either way में just comment. ठीक है. यहाँ तक समझ आ गया तो let's move on to the next one, that is disaster, ठीक है. Natural disasters are powerful events caused by natural processes of the earth that can lead to widespread destruction, loss of life and damage to environment and property. Natural disasters क्या हैं? They are caused by events जो natural processes में होते हैं, राइट. उससे क्या होता है? अच्छी चीज़ तो है नहीं, डिज़ास्टर बुरी चीज़ है. तो उससे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होती है, लोगों की लाइफ चली जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, इन्वायरमेंट डैमेज होता है, तो सब चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, राइट. ये डिज़ास्टर्स क्यों अकर करते हैं? ड्यू टू फैक्टर्स दैट आर जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक इन नेचर एंड ऑफन स्ट्राइक विदाउट वार्निंग. हमें पता नहीं है कि ये कब हो जाए. तो डिज़ास्टर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल एज वेल. डिज़ास्टर्स हम किन किन को कहते हैं? ये एग्जाम्पल्स है बेसिकली अर्थक्वेक, राइट, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, glacial lake outburst floods and dust storms. They are all examples of natural hazards that significantly affect human settlement and natural ecosystem. एक एक करके हम इनको आगे जाके पढ़ेंगे. नाउ अब इनके कॉजेज़ क्या है, ट्रिगर पॉइंट क्या है? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बारिश होगी उससे हो सकता है, या एकदम से जो स्नो है वो रैपिडली मेल्ट हो गई, और मे बी क्लाइमेट चेंज, राइट, या स्ट्रॉन्ग विंड्स, आंधी, तेज़ हवा. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स अलग अलग कॉजेज़ हो सकती हैं. Earthquakes result from sudden movements of Earth's tectonic plates, causing the ground to shake violently. Landslide, avalanches, they involve rapid movement. So basically earthquake में क्या है? earthquake में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की जो सडन मूवमेंट होती है उसकी वजह से ग्राउंड शेक हो जाता है, राइट. तो इफ़ यू हैव एवर सीन और एक्सपीरियंस earthquake, यू माइट नो कि कैसे धरती हिल जाती है, एंड दैट इज सर्टेनली यू फील अ सडन काइंड ऑफ अ जर्क और मूवमेंट, राइट. तो दैट इज earthquake. लैंडस्लाइड क्या होता है कि लैंड बेसिकली एज अ नेम लैंड स्लाइड हो जाता है, राइट. ये ज़्यादातर माउंटेन्स में होता है. एंड एवलांचेस भी होते हैं, इसमें भी ये होता है कि रैपिड मूवमेंट हो जाती है सॉइल, रॉक्स और स्नो की डाउन द स्लोप, जिसकी वजह से रेनफॉल, अर्थक्वेक, टेम्परेचर चेंजेस, ये सब ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. इसमें क्या होता है? जब वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है ग्लेशियर लेक्स में, जो वाटर होता है वो सडनली रिलीज हो गया ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ नेचुरल डैम्स मेड ऑफ आइज और मोरेन्स, ठीक है. देन डस्ट स्टॉर्म्स क्या होता है कि आंधी तूफान, राइट, आंधी. स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डस्ट सैंड अपने साथ एटमॉस्फेयर में इधर से उधर कर देती हैं, राइट. रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, अफेक्टिंग हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस डिजास्टर इज इम्पॉर्टेंट. क्यों?
ताकि हम अगर इन केस कोई डिज़ास्टर आए तो हमें अपने आप को प्रिपेयर कर सकें या समझ सकें कि कौन सा डिज़ास्टर आए, अकॉर्डिंगली उसके लिए प्रिकॉशन ले सके, रिस्क रिडक्शन कर सके और उस केस में हम अपने आप को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें, या उसके लिए सल्यूशंस क्या हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर हो रहा है पर्टिकुलर डिज़ास्टर तो उस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, कॉजेज़, इम्पैक्ट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सब को समझना होगा हमें, ताकि कम्युनिटीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें, बाकियों को भी प्रोटेक्ट करें और आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करें और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, राइट। और इन सब की वजह से ही हमें ये सब पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज़ अर्थक्वेक। Both the Earth's surface and interior are already studied earlier are unstable. Sudden shaking जो होती है अर्थ की, that result of instability, sudden release of energy is earthquake. Earthquake causes trembling, right? And stands like ground में जो भी building है, trees है, poles है, dams है, वो भी shake हो जाते हैं। कुछ cases में अगर ज़्यादा तेज़ है तो वो गिर भी जाते हैं, right? Depending upon the intensity of the earthquake. ठीक है। Then onset, time and warning. So earthquakes in themselves, they represent energetic condition of our earth. Man has however not yet been able to invent any such instrument that can predict the sudden outburst of this energy. दो हमारे पास कुछ मेजर्स हैं बट हम उतना ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं कर पाते हैं फाइंड आउट, एंड कई बार चीज़ें बहुत अनप्रिडिक्टेबली हो जाती हैं। तो अर्थक्वेक इज़ रिगार्डेड एज अ सडन ऑनसेट हैज़ार्ड। इट इज़ अ सडन ऑनसेट हैज़ार्ड। सडन यानी कि एकदम से हो रहा है, ऑनसेट यानी कि एकदम से, राइट, ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ, और हैज़ार्ड है, राइट, इट इज़ अ डिजास्टर. Over 1 million earthquakes occur at any time of the year in any part of the world, including oceans. Of these, at least 4 dozens, they are serious types. One जो highly hazardous होते हैं and बहुत ज़्यादा loss create करते हैं. In some Western countries in USA, loud sirens have begun to be played as warning system. India is also developing a warning system for these natural disasters, and it's going on a trial mode as of now. उसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो the government tries to give warning to the people. Now the next one, talking about vulnerability. So earthquake prone zones are today well marked in map all over the world. These are you can see earthquakes, landslides, floods. ये areas हैं जो prone है, you can see. Vulnerability depends on density of human settlements, soil and rock types. US Geological Survey publication has recently shown earthquake waves could shake a section of the crust to 1,000 meters thick. कुछ recent space probes भी हैं जिन्हें new insights दी है about determining the source of location, the time of earthquake. रेडियो स्टेशन है, टेलीविजन सेंटर्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है. लूजली बिल्ड स्ट्रक्चर, स्पेशली जो पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं या उतने अच्छे से स्ट्रांगली बिल्ड नहीं होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी ऑब्वियसली ढह जाते हैं या गिर जाते हैं. सो दे आर मोस्ट ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं. Heavy mantle roots are vulnerable to risk. Geology of the area directly affects the intensity of the shock. Steepness है slope की तो obviously shocks और ज़्यादा vulnerable हो जाते हैं. Typical effects क्या होता है? Panic हो जाता है, right? Typical effects first is panic. Vibratory waves हैं, earthquake है, एकदम से you're sitting and then धरती हिलने लग जाए तो how you will feel? It will create panic, right? Panic among humans, animals भी डर जाते हैं. एंड मोर डैमेज इज़ डन बाय पैनिक, क्योंकि अगर आप डर गए तो ऑब्वियसली आप उतना दिमाग से नहीं सोच पाओगे इस सिचुएशन में, राइट. तो यू हैव टू, ऑब्वियसली पैनिक इज़ द नेचुरल आउटकम, बट दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एंड यू हैव टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स एट दैट टाइम. सेकेंड इज़ फिजिकल डैमेज. मैंने बताया बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ग्राउंड, रोड्स, ब्रिजेस, वॉल्स, इसमें बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं, होल्स हो जाती हैं, गिर जाते हैं. टैंक्स, बंड्स, रिवर डैम, ये सब इफ़ेक्टेड हो जाते हैं. तो फिज़िकल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज़ पब्लिक हेल्थ, राइट, क्योंकि वाटर बॉडीज़ का पोल्यूशन हो जाता है या सीवेज ब्रेक डाउन हो जाता है, सैनिटरी पाइप्स में ये सब चीज़ें भर जाती हैं. हार्ट फेलियर, द कंडीशन लीडिंग टू दिस, ऑल दीज थिंग्स. देन सिविक सर्विसेज एंड कन्वेंसेज. ऑब्वियसली सिविक सर्विस है वाटर पाइपलाइन, सीवर, बेसिक नेसेसिटी चीज़ें, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, रोड्स, ये सब डिस्टर्ब हो जाती है. ट्रांसमिशन टावर्स, ट्रांसफार्मर्स भी गिर जाते हैं.
नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ऑब्वियसली सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो रुक ही जाती है, फार्मिंग, बिजनेस, एग्रीकल्चर, ये सब इफेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट इज़ फायर. अब इस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है, जैसे कि फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस जैसे कि गैस, पेट्रोल, केरोसिन, केमिकल, they pose the dangers of major fires. Several times in the past, like Japan, USA, India, में major fires happened during this earthquake phase. So tremors, heat, suffocation, then all these causes further damage. So typical effects can panic, physical damage, public health, civic services and conveyances, disruption of economic activities, and fire. Then next is main mitigation strategies, structural mitigation. इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स. अब सोल्यूशन क्या है, इंजीनियर स्ट्रक्चर्स हमें बनाने होंगे, डिज़ाइन करने होंगे, टू विथस्टैंड द ग्राउंड शेकिंग. आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग इनपुट्स ऐसे होने चाहिए, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के टाइम में हमें चीज़ें ध्यान रखनी होंगी. सॉइल टाइप को एनालाइज करना होगा कंस्ट्रक्शन से पहले कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं. स्ट्रक्चर्स सॉफ्ट सॉइल पे नहीं बनने चाहिए, और जो बिल्डिंग्स है वो सॉफ्ट सॉइल पे ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी गिर जाएगी, तो इसलिए सॉफ्ट सॉइल पे नहीं बनानी चाहिए बिल्डिंग्स. सिमिलर प्रॉब्लम इज सीन इज इन एल्यूवियल प्लेन्स एंड ऑन द रिवर बैंक्स. हैवी डैमेजेस आर सस्टेन्ड व्हेन द ग्राउंड इज सॉफ्ट एंड देन उस पर स्ट्रक्चर्स बनते हैं. तो ये सब चीज़ें हमें डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ध्यान में रखनी होगी. देन नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स, हमें पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ानी होगी. इवन दो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एग्जैक्ट टाइम या प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, बट जियोफिजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट हैव इमेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑफ एक्चुअल शॉक एज वेल एज इट्स इंटेंसिटी. तो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर देना चाहिए, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन होनी चाहिए, राइट. उनको बताना चाहिए कि अर्थक्वेक आ सकता है, रियल कॉज क्या है, अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, एंड अर्थक्वेक वेव्स आर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्ड कैसे की जाती है, डज एंड डोंट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक के टाइम में, क्या करना है, क्या नहीं करना है. देन अवेयरनेस अबाउट रिस्क एंड जियोलॉजी ऑफ द एरिया. देन लोगों को सेंसिटाइज करना ऑफ द पर्सनल इंगेज्ड इन रिलीफ वर्क एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जैसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, मैसन्स, डॉक्टर्स, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, बैंकर्स, फाइनेंशियल. इन सबको हमें भी समझाना होगा कि इन चीज़ों की इंटेंसिटी क्या होती है. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक. देन द नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड मैंने आपको बताया है सडन मूवमेंट है मास ऑफ रॉक की, अर्थ्स और डेब्रीज विद द फोर्स ऑफ देयर ओन वेट डाउन द माउंटेन स्लोप्स और रिवर बैंक. लैंडस्लाइड, लैंड बेसिकली स्लाइड हो रहा है माउंटेन में, तो बेसिकली जो लैंड की वो वाली जगह है दैट वो एकदम प्लेन हो जाती है, बिकॉज जो लैंड है वो एकदम से नीचे गिर जाता है, तो उसके नीचे अगर कोई कार है या कुछ आता है तो दैट कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज. People who live in hilly terrains along the river bank they experience landslides often. I told you ये mountain ranges में ज़्यादा आता है. They also take place where activities like surface excavation for highways, buildings, flyovers, underground railways और open pits, ये सब चीज़ें होती हैं. तो लैंडस्लाइड एक मेजर नेचुरल डिज़ास्टर है हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न रीजन में. तो ये बेसिकली हमारे प्रोन एरियाज हो गए, और इससे वही लाइफ, प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, ये सब चीज़ें डैमेज होती हैं. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी डैमेज हो जाता है, लॉन्ग ट्रैफिक जाम्स लग जाते हैं. एंड लैंडस्लाइड फ्लड प्लेन्स में भी होता है, लाइक ड्यूरिंग द फ्लड्स. Villages located near river banks often experience landslide during floods. This leads to damage of crops, cultivable land, and houses. Warning: landslides occur due to many reasons, like hilly areas, snowfall, due to earthquake, floods, volcanoes. Mostly without any prior warning, right? Sometimes they occur gradually, can be noticed in advance. तो अगर पता लग रहा है या predict हो रहा है, that is very difficult to predict. राइट. एरियाज ऑफ हाई रिस्क कैन बी डिटरमाइंड, राइट. हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं ताकि हम लोगों को हेल्प कर सके विद द यूज़ ऑफ जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड वेजिटेशन कवर, पास्ट अकरेंस, कॉन्सिक्वेंसेज इन द रीजन. तो देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू बी बेटर प्रिपेयर्ड टू अडॉप्ट प्रॉपर मिटिगेशन मेजर्स, ताकि उतना डैमेज ना हो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. देन मेन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है. फर्स्ट इज ड्रेनेज करेक्शन. तो हैवी रेन्स के टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है क्योंकि वो सीवेज के थ्रू प्रॉपरली कैरी अवे नहीं हो पाता है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर लैंडस्लाइड. देयरफॉर नेचुरल एंड ईजिएस्ट वेज टू रिड्यूस वाटर इन्फिल्ट्रेशन, कि पानी कहीं पे इकट्ठा ना हो, इट सीप्स डाउन, राइट. तो इसके लिए हमें वी नीड दैट वाटर शुड बी
ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर डेवलप्ड होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, पानी एक जगह पे इकट्ठा ना हो. सो फॉर दैट वी नीड मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स, राइट. देन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स और बाकी स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी. अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन जैसे कि पाइप केबल शुड बी फिटेड फ्लेक्सिबली टू विथस्टैंड द फोर्सेस कॉज्ड बाय लैंडस्लाइड. देन रिटेनिंग वॉल शुड बी बिल्ड अलॉन्ग स्लोप टू विथस्टैंड फोर्स, क्योंकि वॉल के उससे ना रुक जाएगा, इट विल स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग और स्लाइडिंग. तो वॉल्स हमें ज़्यादा बनानी पड़ेगी. वॉल्स आर विजिबल अलॉन्ग द रोड्स एट हिल स्टेशन लाइक शिमला. मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, earthquake related hazards need to be put in place, right. hazards जैसे कि लैंडस्लाइड, फ्लड्स, पैनिक और ये सब हमें समझना होगा. earthquakes on land near the sea may also trigger secondary earthquakes, right. ओशन वाटर और पानी की वजह से उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है. सीज और ओशन एरियाज में डबल इम्पैक्ट आ सकता है earthquake का. देन नेक्स्ट इज वाइटल लाइफ लाइन्स जैसे कि रोड, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर सप्लाई, दे which may have been affected and temporarily suspended, उसको restore करना is important. Next, building bylaws and codes. So the Bureau of Indian Standards and Indian Meteorological Department, they have prepared a map showing earthquake prone areas जो हमारे हैं, तो वो अलग अलग codes, building bylaws ये सब prescribe करते हैं. So the public should be asked to follow certain guidelines very very strictly. Then vegetation cover, easiest, cheapest और सबसे effective way of arresting landslide is to increase vegetation cover, क्योंकि जो plants है उनकी जो roots है, afforestation है, उससे क्या होता है कि जो प्रेशर है वाटर का या बेसिकली जो सॉइल का है, तो हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सॉइल और ज़्यादा हार्डली एनक्लोज हो जाएगी लैंड से, राइट. तो वेजिटेशन कवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे वाटर इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, सॉइल इरोजन भी कम होगा, और जो एक्सेस वाटर है वो इजीली रन ऑफ हो जाएगा नेचुरली. ठीक है, तो ये कुछ मिटिगेशन मेन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज थी. अब हम बात कर रहे हैं नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, यानी कि पहला है लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस जैसे कि प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन. इन सबको हमें अडॉप्ट करना होगा, बिकॉज लैंड को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को. डिफॉरेस्टेशन हमें नहीं करना है, हमें एफॉरेस्टेशन करनी है, राइट. देन गेजिंग ऑफ शीप एंड गोट्स शुड बी बैंड. ब्लॉकेज ऑफ नेचुरल ड्रेनेज शुड बी अवॉइडेड, राइट. ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी. हैज़ार्ड मैपिंग शुड बी टेकन केयर. गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs ये सब करें, लोकेट करें ऐसे एरियाज़ को और उनको प्रोटेक्ट करें. अवेयरनेस, यस, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट कॉजेज, इफेक्ट्स, एरियाज प्रोन, ये सब हमें बढ़ाना होगा. एंड अगर हम फोरकास्ट कर पा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो हमें वो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं दैट वी हैव टू टेक, राइट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ avalanches. अब avalanche क्या होता है? We are basically going to understand it. An avalanche is a sudden and rapid flow of snow. तो basically जब जो लैंडस्लाइड है उसमें क्या है, जो लैंड है, मिट्टी है, वो बेसिकली फ्लो से आ रही है. बट avalanches में क्या होता है, इट इज़ अबाउट अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, आइस एंड समटाइम्स रॉक्स डाउन अ माउंटेन स्लोप. तो स्नो और आइस प्रेशर से नीचे आ रही है. यू कैन लुक एट दिस इमेज. It's a true representation of an avalanche. ठीक है, तो it is one of the most dangerous natural hazards in the mountain ranges, especially heavy rainfall के टाइम पे. Avalanches can occur naturally or be triggered with human activities such as skiing, snowmobiling और construction. इससे सीरियस रिस्क होते हैं ऑब्वियसली पीपल, इफेक्ट होंगे पीपल, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी तो उतनी नहीं होती वहाँ पे, लाइक पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स ब्लॉकेट हो सकती है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ सकते हैं. तो हमें ये सब को समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हम उस टाइम पे चीज़ों को प्रिवेंट कर सके, डैमेज को प्रिवेंट कर सके. देन वी आर गोइंग टू स्टडी कॉजेज़ क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से एवलांचेस अकर करते हैं. एवलांचेस बेसिकली अकर व्हेन द लेयर ऑफ स्नो ऑन अ स्लोप बिकम्स अनस्टेबल एंड इट कोलैप्सेस. तो अनस्टेबल हो जाती है बेसिकली स्नो स्लोप पे और वो गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है. उसके फैक्टर्स क्या हैं हम देखने वाले हैं. 6 फैक्टर्स हैं, 6 कॉजेज़ हैं, एक एक करके देखते हैं. पहला है हैवी स्नोफॉल.
स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पड़ गई शॉर्ट पीरियड में, तो जो वेट है एग्जिस्टिंग स्नो लेयर पे वो बढ़ गया, इसकी वजह से वो अनस्टेबल हो गया और नीचे गिर जाती है स्नो। नेक्स्ट इज़ वीक स्नो लेयर्स। ऑब्वियसली स्नो लेयर्स अगर वीक होंगी तो वो इजीली कोलैप्स हो जाएंगी। सडन टेम्परेचर चेंज हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो स्नो मेल्ट हो जाएगी, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती। नेक्स्ट स्टीप स्लोप है बिल्कुल, राइट, तो वहाँ पे ग्रेविटी इजीली पुल कर सकती है स्नो को डाउनवर्ड। देन ह्यूमन एक्टिविटीज, स्कायर्स, माउंटेनर्स, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इससे जो स्नो का नेचुरल प्रोसेस है दैट सडनली इट ब्रेक्स, इट डिस्टर्ब्स, राइट, द नेचुरल प्रोसेस। देन अर्थक्वेक्स है, वाइब्रेशंस, उसकी वजह से भी एवलांचेस अकर कर सकते हैं। ये थे कॉजेज ऑफ एवलांचेस। स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ बिकॉज स्ट्रैटेजीज़ वही सबकी मोर और लेस सिमिलर ही हैं। पहला, मॉनिटरिंग हमें करनी होगी, वेदर फॉरकास्टिंग करनी होगी, समझना होगा, कंट्रोल करने पड़ेंगे एवलांचेस को, एक्सप्लोजर्स को। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें बनाने पड़ेंगे, जैसे स्नो फेंस है, वॉल बना लें, बैरियर्स बना लें, राइट, जैसे कि डाइवर्जन डैम्स कैन प्रोटेक्ट रोड्स, रेलवेज एंड सेटलमेंट्स। लैंड यूज़ प्लानिंग, जैसे कि अलग अलग जिसका, राइट, तो इन afforestation, then the way we are using the land certainly influences the way things happen. Then afforestation, which means planting trees on mountain slopes helps stabilize snow and it reduces the likelihood of avalanches. Then public awareness and training is important, wherein we educate the people about the risk, the causes, the measures, and rescue techniques that improve survival chances. So here we have covered the strategies for mitigation, which is monitoring, controlled avalanches, protective structures, land use planning, afforestation, public awareness, and training. Then moving forward to the next one, that is glacial lake outburst flood. So हमने यहाँ तक कवर करा है avalanches तक, एंड हम नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज़ नेक्स्ट डिज़ास्टर, टाइप ऑफ डिज़ास्टर, दैट इज़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसमें क्या होता है बेसिकली जो सो एवलांचेस में एक बार पहले सम अप कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, सो हमने इसमें पढ़ा है इंट्रो, देन हमने कॉजेज़ पढ़ी एंड देन स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी। ये एक मेजर पैटर्न है जो हम समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं, देन उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं टू प्रिवेंट इट, राइट। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट में क्या है? ग्लेशियर लेक, नाम से पता लग रहा है ग्लेशियर लेक का सडन रिलीज, राइट, इट इज़ अ सडन एंड मैसिव रिलीज ऑफ वाटर from glacier lake. These lakes are formed when melting glaciers accumulate water behind natural dams made of ice or rock debris. ठीक है, this is the most dangerous, especially mountain ranges में, and here it comes, water rushes down with high speed, causes flooding, destruction of infrastructure, loss of life and environmental damage. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चीज़ें और ज़्यादा हो रही हैं। देन कॉजेज़ ऑफ GLOFs इन्होंने लिखा है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। कॉजेज़ क्या है? द फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। सडनली जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो गया, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वाटर का वो सडनली और ज़्यादा प्रेशर से नेचुरल डैम से गिर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ वीक मोरेन डैम्स। सो many glacier lakes, they are blocked by loose piles of rocks and debris, जिसको moraines कहते हैं। These are unstable and prone to collapse. तो अगर इनका collapse हो गया तो obviously glacial lakes pressure से आ जाएंगी। Then ice avalanches और landslides, falling of ice, rocks, landslide, ये सब भी हो सकता है। Then earthquake की वजह से हो सकता है, heavy rainfall आई है, या rapid snow melt हो रहा है, sudden टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो दीज आर ऑल द सर्टेन फैक्टर्स। स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? सिमिलर ही है। रेगुलर मॉनिटरिंग, रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत है, सैटेलाइट इमेजरी, फील्ड सर्वेज, रिमोट सेंसिंग, देन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमें डेवलप करने होंगे। ड्रेनेज को वी नीड टू रियली कंट्रोल, राइट। देन नेचुरल डैम्स को हमें और स्ट्रेंथन करना होगा और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। देन लैंड यूज़ प्लानिंग को अच्छे से प्लान करना होगा, राइट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैसे लैंड यूज़ डायरेक्टली
डिज़ास्टर्स का कॉज भी हो सकता है एंड उसका प्रिवेंटिव फैक्टर भी हो सकता है. कम्युनिटी अवेयरनेस, प्रिपेयरनेस ऑफ पीपल इज सर्टनली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड. नेक्स्ट डस्ट स्टॉर्म. डस्ट स्टॉर्म में नाम से पता लग रहा है डस्ट का स्टॉर्म, दैट इज काइंड ऑफ अ आंधी, बट यू नो इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं. So it basically happens when strong winds lift large amounts of dust and sand from dry bare soil into the atmosphere, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है. एंड इफेक्ट कौन होता है? ह्यूमन लाइफ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट. These are the most common in arid and semi-arid regions, but can also occur in areas experiencing drought or land degradation. इसके हेल्थ रिस्क भी बहुत है. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आई इन्फेक्शंस, क्योंकि डस्ट उड़ रही है. राइट, विजिबिलिटी कम हो जाएगी रोड्स पे, एयरपोर्ट्स पे. इन एडिशन क्रॉप्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फर्टिलिटी डिग्रेड हो जाती है सॉइल की, एंड वाटर कंटामिनेशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है. राइट, बाय ट्रांसपोर्टिंग द फाइन पार्टिकल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ नेचुरल भी हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हैं. बेसिकली कॉजेज़ हर एक डिज़ास्टर के नेचुरल भी हैं और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी है. पहले नेचुरल कॉजेज़ ही होते थे, ह्यूमन इंड्यूस उतने नहीं होते थे. बट अब क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, पोल्यूशन, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं फॉर दीज डिज़ास्टर्स टू अकर. तो नेचुरली ड्रॉट की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से या स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से डस्ट स्टॉर्म्स अकर हो सकते हैं. या ठीक है, एंड देन स्पार्स वेजिटेशन कवर इन डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो अनदर फैक्टर. ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ हम काट रहे हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो सकता है, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अर्बनाइजेशन, हम बनाए जा रहे हैं लैंड पे बिल्डिंग्स और वेजिटेटिव लैंड को कम करते जा रहे हैं, दैट कैन बी अ रीज़न. एक्सेसिव लैंड क्लियरिंग कैन ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म आ सकता है. क्लाइमेट चेंज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न ये सब डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एज वेल. ठीक है, देन स्ट्रैटेजीज़ क्या है इसको मिटिगेट करने के लिए? पॉलिसी मेजर्स चाहिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट चाहिए. उसके लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे, रीफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स चलाने होंगे, सस्टेनेबल यूज़ करना होगा लैंड को. राइट, क्रॉप रोटेशन, कंजर्वेशन टाइलेज, ये सब चीज़ें, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, ये सब चीज़ें जो पहले होती थी उनको हमें अडॉप्ट करना होगा. फर्दर गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी होंगी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड इम्प्रूव करने होंगे वेदर फोरकास्टिंग वगैरह को, ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके. फर्दर पब्लिक को अवेयर करना, उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करने होंगे, लोगों को एजुकेट करना होगा कि प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या हैं, कैसे हम एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर को होने से पहले प्रिवेंट कर सकते हैं एंड होने के बाद क्या कर सकते हैं या उसके ड्यूरिंग क्या कर सकते हैं, वो सब हमें लोगों को बताना होगा. राइट, ताकि डैमेज कम से कम हो. फर्दर प्रोटेक्टिव मेजर्स बताने होंगे, उस टाइम पे वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंडोर रहकर या मास्क डालकर डस्ट स्टॉर्म्स के टाइम पे. एडिशनली रीजनल कोऑपरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज डस्ट स्टॉर्म्स they often cross national boundaries as well. तो वी नीड टू अडॉप्ट मोर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस और हमें डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजीज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं डस्ट स्टॉर्म्स के, दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. फाइन, एनी डाउट टू एनीवन एनीवेयर टिल नाउ? नो डाउट्स? ग्रेट देन. सो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया हो. पार्ट 1 में मैंने सारे के सारे प्रीवियस टॉपिक्स कवर करे थे एंड बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स थे मैंने पार्ट 2 में कवर करे थे. सो आई होप सबको समझ आ गया हो. एंड वी हैव कवर्ड विद दिस वी हैव कवर्ड द चैप्टर लैंड फॉर्म्स अर्थ्स लिविंग कैनवस. एंड इस चैप्टर में हमने अलग अलग चीज़ें समझी हमारे अर्थ के बारे में, कैसे हमारा अर्थ का सरफेस एग्जिस्ट करता है, कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एजेंट्स हैं जो फंक्शन करते हैं अर्थ पे. एंड हमने अलग अलग तरह के डिज़ास्टर्स पढ़े
वी ऑल्सो स्टडी द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, राइट. तो बहुत होलसम चैप्टर है जोग्राफी का जो हमें अर्थ बहुत बेटर समझने में हेल्प करता है. सो विद दिस वी आर एंडिंग विद चैप्टर नंबर 2 एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच कंटेंट फॉर क्लास 9th एज वेल एज अदर क्लासेज एज वेल, बट या क्लास 9th का भी स्पेसिफिकली आने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसी NCERT आ जाती हैं हम उससे भी करेंगे, बट आई फील लाइक कि इस बुक से हमारा सब कुछ मेजरली कवर हो रहा है एज़ पर द CBSE PDF वी हैव एज ऑफ नाउ, जो हमें चैप्टर इस टॉपिक्स का ब्रीफ देती है. सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर with your friends and do subscribe to my channel. See you all in the next video. Till then, happy learning, happy studying.